and welcome back on my YouTube channel Commerce with Amarjit, and this is my first lecture from BST class 12 second chapter Principles of Management. Okay, in this video I am going to cover what is the principles of management and what are the significance of principles of management. इस वीडियो में सिर्फ हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब समझेंगे स्टार्टिंग से, ओके, और उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दो टॉपिक है वो है आपका हेनरी फ्यूल्स का जो 14 प्रिंसिपल है। हेनरी फ्यूल्स और एफ.डब्ल्यू. टेलर, ये जो फेमस ऑथर है मैनेजमेंट के, उन्होंने अपना अपना प्रिंसिपल्स दिया है मैनेजमेंट के लिए, ताकि हम मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, उस काम में प्रिंसिपल्स को फॉलो करके गोल को जल्दी अचीव कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए हेनरी फ्यूल्स ने 14 प्रिंसिपल्स को दिया है और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी प्रिंसिपल्स, और एफ.डब्ल्यू. टेलर को बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और हेनरी फ्यूल्स को बोला जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इन दोनों ऑथर ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया है मैनेजमेंट के लिए। तो इन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है, जो जो इनसे पॉइंट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग लेक्चर वाइज कवर करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो टॉपिक, हेनरी फ्यूल्स का सारा प्रिंसिपल, हेनरी फ्यूल्स ने 14 प्रिंसिपल्स को दिया है जिसको हम लेक्चर में कवर करेंगे, और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स और टेक्निक को दिया है जिसको हम लोग लेक्चर वाइज कवर करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ये चैप्टर काफी लंबा भी है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को पूरा देखना है और सीक्वेंस में देखना है ताकि आपका डाउट क्लियर हो। ठीक है, केस स्टडी के लिए बीएसटी में एक एक टॉपिक पे आपका कमांड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप केस स्टडी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल। व्हाट इज प्रिंसिपल्स एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट। देखिए, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत हिंदी में, ओके, और प्रिंसिपल्स का मतलब होता है क्या, सिद्धांत। प्रिंसिपल्स मींस फंडामेंटल ट्रूथ। प्रिंसिपल refers to the statement which reflect fundamental truth about some phenomena based on caused and relationship, based on caused and relationship। मतलब कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन ऑर्गेनाइजेशन हो, जब हम लोग कोई भी काम को करते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां पे उस चीज को यूज करना ही है आपको। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहे हो, कोई मैनेजर है, वो कोई काम कर रहा है ना, तो उसको बहुत ऐसी कुछ बातें होती हैं जिसको अगर वो फॉलो करे तो काम जल्दी, गोल जल्दी अचीव हो सकता है, एफिशिएंट तरीके से काम हो सकता है। तो इन्हीं से भी बेसिक पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, और प्रिंसिपल्स यही बताता है, सिद्धांत यही बताता है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो कैसे, किस बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप उस काम को करोगे तो कैसे आप गोल को जल्दी अचीव कर सकते हो। तो हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। जैसे कि हेनरी फ्यूल्स फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, इन्होंने अपने मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है। इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी मैनेजर अगर उस सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो देयर मस्ट बी अ चांसेस टू अचीव द गोल इन एफिशिएंट वे, है ना। अगर हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो गोल जल्दी अचीव हो सकता है, होने का चांस है। ठीक है, तो इसीलिए प्रिंसिपल्स का मतलब होता है फंडामेंटल ट्रूथ व्हिच इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल ट्रूथ। मैं सिर्फ प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहा हूं। अब यहां पे बात आएगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होता है। देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस, ओके, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। कह रहा है कि बिहेवियर ऑफ मैनेजर, दो बात का ध्यान रखना है, एक्शन, डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को कोई भी काम, गोल को अगर अचीव करना है, तो अगर वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा रहा है, अपने लोगों से काम करवा रहा है, तो गोल जल्दी अचीव हो सकता है और बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी मिसयूज के ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सकता है। इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है
ईच एंड एवरी मैनेजर, सभी मैनेजर के लिए ये प्रिंसिपल्स, सारे प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स के साथ अगर कोई भी काम को करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, तो चांसेस है कि ज्यादा चांसेस है गोल आपका जल्दी अचीव हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मतलब होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा बिजनेस है, कैसे डिसीजन लेना है, कैसे किसी को गाइडलाइंस देना है, कौन सा एक्शन कब लेना है, ये सारी बातों का, ये सारे काम आसान हो जाते हैं अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को कोई भी मैनेजर अगर फॉलो कर रहा है तो। ठीक है, ये सिंपल सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मतलब था। ओके, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता दूं आप सभी को कि इस चैप्टर में हम लोगों को ये जो दो नाम है, हेनरी फ्योल्स, ओके, एंड एफ डब्ल्यू टेलर, इन्होंने मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं, इन्होंने मैनेजमेंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। उन सभी बातों को हमको अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर में, ताकि हम सारा केस स्टडी क्या करें, सॉल्व कर पाए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, तो अभी मैं बात करूंगा सिर्फ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। पहला, अब देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल मतलब कि क्यों जरूरी है मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल्स, क्यों जरूरी है, व्हाई द प्रिंसिपल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट। ये सारे रीजन के लिए पहला रीजन है आपका प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूज ऑफ इनसाइट रियलिटी। क्या? प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूज ऑफ इनसाइट रियलिटी। कहा जा रहा है यहाँ पे, अगर कोई भी मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी मैनेजर अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, देन वहां पे वो अपनी एबिलिटी को इंप्रूव कर सकता है, अपने पावर को, अपने स्किल को क्या कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है, और वो सही समय पे टेकिंग अ राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम ना। मैनेजर जो है राइट समय, सही समय पे सही डिसीजन भी ले सकता है, और अपने मिस्टेक से बहुत कुछ सीख भी सकता है अगर वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करे। ओके, तो पहला, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट का मतलब यही है कि मैनेजर को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट्स को फॉलो करते हुए वो अपने स्किल्स को, ओके, अपने नॉलेज को डेवलप कर सकता है, बढ़ा सकता है, और अपने मिस्टेक से बहुत कुछ सीख भी सकता है। और ये चांसेस होता है कि बिना कॉन्फ्लिक्ट के, बिना मिसयूज के, बिना मिस्टेक के हम काम को क्या कर सकते हैं, अच्छे से मैनेजर कर सकता है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अगर हम, सिंपल सा मतलब है, बेसिक है कि अगर आप कोई भी काम सिस्टमैटिक तरीके से, ओके, सिस्टमैटिक तरीके से सही ढंग से करोगे, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ करोगे, अगर प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए करोगे, तो वहां पे देयर इज अ मिनिमम चांस टू वेस्टेज ऑफ एनी मटेरियल, है ना। वहां पे कम चांस होगा कि कोई भी आपका क्या हो, मटेरियल का लॉस हो या कुछ भी हो। तो हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी सेव कर सकते हैं, पावर सेव कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं, रिसोर्सेज सेव कर सकते हैं। और इसीलिए बोला गया है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपके रिसोर्सेज को भी बचाने में मदद कर सकता है, चाहे वो टाइम हो या एनर्जी हो या एनी अदर मटेरियल्स, कुछ भी हो। ठीक है, हम कम समय में, कम रिसोर्स में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है आपका यहाँ पे साइंटिफिक डिसीजन। अब देखिए, यहाँ पे साइंटिफिक डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम लोग, जब हम साइंटिफिक डिसीजन जो पॉइंट है, यहाँ पे कहने का मतलब है, जितने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के पॉइंट है वो आपको एफ डब्ल्यू टेलर, जब आप पढ़ेंगे इनके बारे में, इनके पॉइंट जब आप पढ़ोगे, तब आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट और डिटेल्स में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिफिक डिसीजन का मतलब ये है कि मैनेजमेंट में कोई भी डिसीजन जो है वो साइंटिफिक बेस्ड होना चाहिए, है ना। जैसे कि एफ डब्ल्यू टेलर ने कहा है टाइम स्टडी, ओके, एंड रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है, या टाइम स्टडी का मतलब होता है कि किसी के ऑब्जर्वेशन से या बोलने पे हम कोई टाइम या समय सेट नहीं कर सकते हैं। एक पार्टिकुलर काम कितने समय में हो सकता है, वो साइंटिफिक तरीके से उसको मेजर किया जाए
कि वन पर्टिकुलर एम्प्लॉइज 1 घंटे में कितना गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है। हो सकता है अगर 1 घंटे में वो 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये जो नंबर है 100, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट से फाइंड आउट किया गया है। अब इसमें अगर हम साइंटिफिक डिसीजन को फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो मेंबर है वो क्या कर सकते हैं, जो एम्प्लॉय वो समय का मिसयूज कर सकते हैं ना। लेकिन अगर आप टाइम स्टडी को फॉलो करोगे, रूल ऑफ थंब मतलब कि डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए। डिक्टेटरशिप का मतलब होगा कि कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी मैनेजर अपने तरफ से किसी भी एम्प्लॉय को अपॉइंट नहीं कर सकता है। अगर वो किसी काम के लिए अगर फिट बैठता है, selecting the right person for the right job with the right qualification, इस मेथड को अगर हम फॉलो करेंगे तो ये मेथड F.W. टेलर ने बताया है कि टाइम स्टडी होना चाहिए, मतलब कि कौन सा काम कितने समय में होना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, उसको उतना में ही कंप्लीट करना चाहिए ताकि समय वेस्टेज ना हो। ओके, एंड रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि देयर अवॉइडेंस ऑफ डिक्टेटरशिप, है ना। डिक्टेटरशिप किसी का नहीं होना चाहिए कि हाँ यही होगा, ऐसा नहीं। कौन सा इंसान, कौन सा एम्प्लॉय किस काम के लिए फिट बैठता है विद देयर राइट क्वालिफिकेशन, उसको वो काम क्या करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए। इसलिए बोला गया है साइंटिफिक डिसीजन, मतलब कि मैनेजमेंट में जो भी डिसीजंस है, जो भी गाइडलाइंस है, वो साइंटिफिक तरीके से बेस्ड होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है मीटिंग विथ चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, मीटिंग विथ चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट कहने का मतलब है कि हम लोग कोई बिजनेस है और बिजनेस में जब तक आप सिचुएशन को नहीं समझोगे, अपकमिंग सिचुएशन को, फ्यूचर को थोड़ा कंसीडर हम नहीं करेंगे। हम लोग प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि थिंकिंग इन एडवांस क्यों करते हैं, ताकि हम किसी भी थ्रेट से बच पाए, है ना, किसी भी थ्रेट से बच पाए। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, है ना। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये होता है इंटरनल में, है ना, इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। ओके, और ये हम बोल सकते हैं इसको हम एक्सटर्नल, है ना। एक्सटर्नल मतलब कि अगर आप मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि किस समय पे मैनेजमेंट को कौन सा डिसीजन लेना है ना। क्या वहां पे अगर मैनेजमेंट में कोई अपॉर्चुनिटी है तो मैनेजर या टॉप लेवल्स यही चाहेंगे कि कैसे हम उस अपॉर्चुनिटी को क्या करें, अचीव करें, कैसे हम उस अपॉर्चुनिटी को अपने मैनेजमेंट में हम ले लें ताकि मेरा बिजनेस में बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो। ठीक है। अगर वहीं पे हम बात करेंगे कोई भी थ्रेट आए, अगर बाहर से कोई थ्रेट आने वाली है ना, सपोज दैट कोई नेचुरल थ्रेट हो सकता है, पॉलिटिकल थ्रेट हो सकता है, तो उससे मैनेजमेंट क्या बचने की कोशिश करता है। ठीक है। अगर वही हम बात करें अगर स्ट्रेंथ का, अगर आप इंटरनल मैनेजमेंट है और वहां पे स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ मतलब क्या, एक उस स्ट्रेंथ को मैनेजमेंट कैसे अच्छे तरीके से यूज कर सकता है जो कि मैनेजमेंट को बेनिफिट पहुंचाए। अगर वहीं पे वीकनेस है तो वीकनेस को क्या, वीकनेस को हमसे करेक्ट किया जाता है। तो मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट मतलब यही है इसका कि सिचुएशंस के साथ, है ना, समय के साथ मैनेजमेंट को अपना प्लानिंग करना है ना, प्रिंसिपल्स को कंसीडर करते हुए प्लानिंग करना है और टाइम का सही यूज करना है उस प्रेजेंट समय का, है ना। अगर फ्यूचर्स में कुछ अगर पता है मैनेजमेंट को फ्यूचर्स में ये काम करने से लॉस होगा तो वो काम वो नहीं करना चाहेगा, है ना। तो इसका मतलब यही है कि मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट है समय का वैसा मैनेजमेंट को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, देन यहाँ बात आ रहा है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, बहुत ही अच्छा है ये पॉइंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन सही होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि अगर हम बात करें सिर्फ टॉप लेवल का, है ना, अगर हम बात करें सिर्फ टॉप लेवल का, तो एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन एक पर्टिकुलर, अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं कर रहे हो, हेनरी फ्यूल का एक प्रिंसिपल्स है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है वन ऑर्डर वन बॉस। अगर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है उसको ऑर्डर पास किया जा रहा है, अगर एक बॉस ने ऑर्डर पास किया तब तो वो समय के साथ काम को कंप्लीट करते हुए काम को कंप्लीट कर लेगा, है ना, रिजल्ट भी अच्छा आएगा।
लेकिन वहां पे अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को 4 मैनेजर ने या 4 बॉस ने ऑर्डर पास कर दिया कि आप ये काम करो, तो वो जो एम्प्लॉय है वो एक एक्सक्यूज देगा आपको कि हम सबसे पहले किसका काम करें, और काम भी लेट हो सकता है ना, और लेट करने के बाद भी एक्सक्यूज देगा। ठीक है, तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी टॉप लेवल्स के जो भी मेंबर होते हैं उनको ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करना है ताकि मैनेजमेंट में मिस्टेक का या मिसयूज का चांसेस कम हो। मैंने एक एग्जांपल दिया यूनिटी ऑफ कमांड का। अगर हम बात करें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का भी, जैसे कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मींस ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड इन अ वन वे। मतलब कि कंपनी का जो एक गोल है उस गोल के पीछे ही सारे एम्प्लॉय को, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सभी लोग मिलकर अगर उस गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे तो वो गोल जल्दी अचीव हो सकता है। यहाँ पे मतलब कि देयर इज अ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर वहीं पे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सब लोग उस गोल को इफेक्टिवली फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना, अपना अपने बारे में सोच रहे हैं, इफेक्टिव गोल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यही है कि कैसे एक कंपनी, कैसे एक मैनेजमेंट अपने सारे एम्प्लॉयज को, सारे मेंबर को एक साथ लेके चल रहा है, किसी भी काम को, किसी भी वर्क को कैसे वो एक दिए हुए समय पे कंप्लीट कर रहा है। दैट इज अ मेन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे आपका एनर्जी का वेस्टेज नहीं हो, समय का वेस्टेज नहीं हो, किसी भी रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं हो, है ना, सब इस टाइम पे हो रहा है। ठीक है, दैट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, और उसके बाद क्या है, फुलफिल सोशल रिस्पांसिबिलिटीज। ये सिंपल सा पॉइंट है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, सोशल रिस्पांसिबिलिटीज। बिजनेस एक कंपनी, एक सोसाइटी का पार्ट होता है, बिकॉज ऑल द कंपनीज दे आर यूजिंग द रिसोर्सेज from the society, so it is also a responsibility for the company or any business that they have to be do something for the society also। हम लोग जितने भी, कोई भी कंपनी अपना जो प्रोडक्शन करता है, गुड्स बनाते हैं, वो हमारे अगल बगल या जो भी हम बोले ये नेचर से कलेक्ट करके, है ना, सोसाइटी से कलेक्ट करके ही उसका प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता है। चाहे आप रॉ मटेरियल्स के बारे में बात कर लो या आप ह्यूमन पावर के बारे में बात कर लो। ठीक है, तो ये एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का रिसोर्स तो यूज कर रहा है, लेकिन ये कंपनी का भी एक दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको भी लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए कुछ करे, है ना। इसीलिए हम लोगों को भी घर बैठे कोई भी प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, घर बैठे कोई भी प्रोडक्ट क्या होता है, आसानी से हम लोग मिल जाता है, वो भी एक सोशल बेनिफिट ही है आपके लिए। आप अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको टाइमली सैलरी मिल रहा है, ओके, और किसी अगर में आपको बोनस मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है ना, तो वो भी क्या है, सोशल रिस्पांसिबिलिटी फुलफिल कर रहा है कोई भी कंपनी, है ना। बहुत सारे कंपनी देखोगे आप, कंपनी के नाम से स्कूल, कॉलेज या मेडिकल कॉलेज वगैरह भी बनते हैं, है ना, ये भी एक सोशल रिस्पांसिबिलिटीज का पार्ट है। सोशल रिस्पांसिबिलिटी का मतलब है कि कंपनी या बिजनेस कोई भी सोसाइटी का रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, लेकिन यूज करने के साथ साथ उसको सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करना होता है। ये भी एक रिस्पांसिबिलिटी है एक इफेक्टिव मैनेजमेंट का, ठीक है, जिसको फुलफिल किया जाता है हर बिजनेस। ओके, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। आपको पता है कि अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करने जाओ, है ना, अच्छी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब करने जाओगे तो आपको वहाँ पे एमबीए का, बीबीए का डिग्री शो करना पड़ता है ना, तभी आपको किसी अच्छी कंपनी में आप अपॉइंट हो पाओगे विथ योर गुड स्किल एंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आल्सो। ओके, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है ये इसमें भी हेल्पफुल है, ताकि कोई भी, अगर आप बिजनेस में किसी का रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो उनके ट्रेनिंग का ध्यान देना है, उनके एजुकेशन का ध्यान देना है, और रिसर्च क्यों किया जाता है, व्हाई रिसर्च इज इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट। रिसर्च इसीलिए किया जाता है ताकि हम फ्यूचर्स में आने वाले बेनिफिट्स को या प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, ठीक, इसीलिए रिसर्च किया जाता है। तो मैनेजमेंट में ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है, जहाँ पे हम
एडुकेशन के थ्रू, रिसर्च के थ्रू अच्छे एम्प्लॉय को रिक्रूट करके हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि अगर कोई एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड नॉलेजेबल अगर पर्सन है एक पर्टिकुलर जॉब में, तभी वो काम अच्छे से हो सकता है। अगर कोई सेल्स में एक्सपर्ट है तो आप उसको प्रोडक्शन का काम नहीं दे सकते, है ना। वो सेल्स में ज्यादा आपको बेनिफिट दे सकता है कंपनी को, ठीक है। तो ये मतलब है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिसर्च का। ओके, तो इस सारे पॉइंट्स को हमने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया। आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन से क्वेरीज है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप सभी मेंशन कर सकते हो। ओके, और एक बार फिर से बोल दूं, इस पूरे चैप्टर में, काफी लंबा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को हेनरी फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल्स, ओके, देन एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक, इनको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, कंसीडर करना है, ताकि केस स्टडी ज्यादातर इन्हीं से आ सकते हैं। ओके, अब हेनरी फ्यूल्स की क्या प्रिंसिपल्स है इसको हम लोग लेक्चर सेकंड में डिस्कस करेंगे विद द हिस्ट्री ऑफ, बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ हेनरी फ्यूल्स। सबसे पहले हम हेनरी फ्यूल्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद उनके सारे प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे, देन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ हेनरी फ्यूल्स टू द मैनेजमेंट, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा देखें और सीक्वेंस में देखें, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आप सभी का सारा डाउट क्या हो, क्लियर हो। ओके, ये कंप्लीट है। आज हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ओके, सारे पॉइंट्स कंप्लीट हैं। ओके, थैंक यू।